कॉस्मोलॉजिस्ट्स यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य का पता लगाने जा रहे हैं, ब्लैक होल्स। हमने उन्हें कभी देखा नहीं है, उन्हें स्टडी कर पाना लगभग नामुमकिन है और उनका होना स्पेस से जुड़ी हमारी सारी जानकारी पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ब्लैक होल नेचर के बारे में जो हमारी समझ है उसकी लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। सच तो यह है कि हमें लगभग कोई आइडिया नहीं है कि ये चीजें क्या हैं और कैसे चलती हैं। ब्लैक होल्स कॉस्मोलॉजी का एक जरूरी हिस्सा है, फिर भी कुछ वैज्ञानिक इनके वजूद पर सवाल उठाने लगे हैं। ब्लैक होल से कई पैराडॉक्स जुड़े होते हैं और उन्हें हल करना सबसे आसान होगा अगर ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट नहीं करते। ब्लैक होल्स के रहस्यों को सुलझाना हमारी फिजिक्स की समझ को झुठला भी सकता है, लेकिन ब्लैक होल्स को साबित करने का बस यही एक तरीका है। How the universe works. ब्लैक होल्स यूनिवर्स के मॉन्स्टर्स हैं, खतरनाक, खूंखार, विशाल राक्षस जो सब कुछ निगल जाते हैं। पर वैज्ञानिक ब्लैक होल से कई वजहों से घबराते हैं। ये हमारी सभी थियरीज को चैलेंज करता है। ये थियोरेटिकल फिजिक्स को बदल सकता है। जहां तक ब्लैक होल्स की डिटेल नेचर की बात है तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम उसमें गलत साबित हुए। ब्लैक होल्स की साइंस इतनी पेचीदा है कि कुछ वैज्ञानिक उनके वजूद पर सवाल उठाने लगे हैं। उनके इतना खतरनाक होने के बावजूद आज तक उन्हें देखा नहीं गया है। ब्लैक होल्स हर जगह हैं, वो पूरे यूनिवर्स में हैं, हमारी पूरी गैलेक्सी में हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ढूंढना बहुत आसान है। वो ब्लैक हैं और स्पेस भी ब्लैक है। अब ब्लैक स्पेस में ब्लैक होल को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। ये पेचीदा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल्स का जन्म यूनिवर्स के सबसे तेज धमाकों में होता है। वो हमारे सन से कई गुना बड़े और ध्वस्त हो चुके स्टार्स से बनते हैं। 1 करोड़ साल तक जलने वाला स्टार बस कुछ ही सेकंड्स में कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है। जब स्टार कोलैप्स होता है तब उसका बाहरी हिस्सा कोर से टकराता है और एक बड़ा धमाका होता है, एक सुपरनोवा। हम धमाका तो देखते हैं पर वो नहीं जो उसके बाद बनता है। वो बेहद छोटा हो जाता है। इस छोटे मगर बहुत ज्यादा मास के कोर से ब्लैक होल का जन्म होता है। वहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उससे कुछ नहीं बच सकता, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। तो वैज्ञानिक बिना ब्लैक होल्स को देखे उनकी मौजूदगी का दावा कैसे कर सकते हैं? ऐसा आप एटम्स के वजूद के बारे में भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि वो कई दशकों, कई सदियों से थे। फिर हमने एक को बहुत करीब से एक इमेजिंग डिवाइस से देखा। तो कुछ ऐसा ही ब्लैक होल्स के साथ भी है। आप उन्हें देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। ब्लैक होल्स न देख पाना पर उनके होने का पता होना बिल्कुल वैसा है जैसे हमें हवा चलने का पता होता है पर हम हवा को देख नहीं सकते। हवा अदृश्य होती है, लेकिन जब वो चलती है तब उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। ठीक ऐसा ब्लैक होल्स के साथ भी है, इसलिए उन्हें ध्यान से ढूंढना होगा। वो खुद कोई लाइट एमिट नहीं करते, पर ब्लैक होल्स एक्सरेज के बहुत बड़े सोर्सेज होते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल्स के पास आते ही चीजें ग्रेविटी से एक्सेलरेट हो जाती हैं। उनका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतने तापमान पर आपको बहुत ज्यादा एक्सरेज मिलती हैं। इन एक्सरेज को ढूंढने और मेजर करने के लिए वैज्ञानिकों ने स्टार स्पेस टेलीस्कोप की मदद ली। 2017 में उसने मिल्की वे के किनारे पर
47 टुकैना नामक एक क्लस्टर में एक्सरेज को डिटेक्ट किया। जब वैज्ञानिकों ने डेटा को एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि वहां दो ऑब्जेक्ट्स कम दूरी पर एक दूसरे का चक्कर लगा रहे थे। हमने ये देखा कि एक स्टार ध्वस्त हो गया, उससे गैसेस निकली और फिर एक बहुत ठोस बिल्कुल डार्क ऑब्जेक्ट बना। तो कुछ तो अजीब जरूर हुआ था। जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे से मैटर लेता है तो उससे एक्स रेज निकलती हैं और इन्हीं एक्स रेज की मदद से हम ऑर्बिट्स के और मास के बारे में जान सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट्स के साइज और मास का पता लगाते समय वैज्ञानिकों ने देखा कि पहला ऑब्जेक्ट सन जैसे एक स्टार का निष्क्रिय हिस्सा था और दूसरा ऑब्जेक्ट छोटा था मगर उसका मास बहुत बड़ा था। क्या वो एक ब्लैक होल था? अब वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बड़ा है, वो खुद छोटा है और उसमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। पर फिर पता चला कि ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने के और भी कई तरीके हैं। यूनिवर्स में इसी तरह का एक और अल्ट्रा डेंस ऑब्जेक्ट है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स उसी तरह से बनते हैं जिस तरह से ब्लैक होल्स बनते हैं। जब स्टार्स निष्क्रिय होते हैं उनमें विस्फोट होता है और वो कोलैप्स होकर मैटर का एक बहुत छोटा आकार ले लेते हैं। न्यूट्रॉन स्टार का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। वो अपने अंदर गैस, धूल और एस्ट्रॉइड्स को खींच लेता है पर लाइट को नहीं खींच पाता। ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स एक जैसे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार के केस में इतना मास नहीं होता कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर कोलैप्स हो जाए। तो इसे ऐसे समझते हैं कि वो ब्लैक होल बनने के करीब होता है मगर बन नहीं पाता। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के बीच के अंतर को देखना आसान है क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार का एक सरफेस होता है जिससे लाइट निकलती है और अगर उस पर कुछ गिरता है तो उसके सरफेस से टकराता है, जबकि ब्लैक होल्स का कोई सरफेस नहीं होता। न्यूट्रॉन स्टार के सरफेस असल में बेहद खतरनाक है। एक छोटे आकार में बड़ा मास होने का मतलब कि यहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी जो एक इंसान को पल भर में खत्म कर देगी। पर न्यूट्रॉन स्टार का मास ब्लैक होल से कम होता है। वो कितने भारी हो सकते हैं इसकी भी एक लिमिट है। सन के मास का करीब 3 गुना। वो उससे बड़े नहीं हो सकते क्योंकि अगर हुए तो कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाएंगे। तो अगर हमें ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिखे जिससे लाइट ना निकल रही हो और जिसका मास सन से 3 गुना ज्यादा हो तो वो न्यूट्रॉन स्टार नहीं हो सकता। न्यू स्टार ने जिस छोटे ऑब्जेक्ट की खोज की उसका मास बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ साइज और मास से इसे एक ब्लैक होल साबित नहीं किया जा सकता। कॉस्मोलॉजिस्ट्स को और सबूत चाहिए। ब्लैक होल्स नजर नहीं आते तो उनका पता कैसे लगाया जाए? क्या उन्हें सुनकर ढूंढ सकते हैं? लगभग सारी एस्ट्रोनॉमी बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे कि विजिबल लाइट, एक्सरे लाइट, रेडियो लाइट। ग्रेविटेशन वेव्स उनसे बिल्कुल अलग होती हैं और वो हमारे यूनिवर्स के सबसे मुश्किल प्रोसेसेस में बनती हैं। तो इनसे हम उन प्रोसेसेस को बारीकी से समझ पाते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से बिल्कुल देख नहीं पाते, पर हम उन्हें सुन सकते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए। ग्रेविटेशनल वेव्स यूनिवर्स में हमारे लिए बिल्कुल एक नया आयाम खोल देती हैं। जब दो बड़ी कार्स टकराती हैं, बूम, उस टक्कर से पैदा होने वाली साउंड से हमें पता चलता है टक्कर हुई है या नहीं, या हमसे कितनी दूरी पर हुई। जब ब्लैक होल्स टकराते हैं तो ऐसा ही होता है। हमारे आसपास हर वक्त ग्रेविटेशनल वेव्स मूव करती रहती हैं। जब भी मैं अपने हाथों को मूव करता हूं तो उससे ग्रेविटेशनल वेव्स बन जाती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ग्रेविटी इतनी कमजोर है कि हम इन वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते। स्पेस और टाइम में होने वाले डिस्टर्बेंस को डिटेक्ट करने के लिए दो बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच टकराव होना जरूरी है। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स में से होते हैं, तो उनके टकराव से बनने वाली वेव्स को सुनकर मेजर कर पाना मुमकिन है। लाइगो
यानी लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी में उन वेव्स को सुना जाता है जो अरबों लाइट ईयर्स दूर से आती हैं। 2017 में लाइगो को एक बड़ी टक्कर सुनाई दी। दो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में लाइट की स्पीड से टकराव हुआ और यह मानवता के इतिहास के सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स में से एक था। दो अल्ट्रा हेवी अल्ट्रा डेंस ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, जिससे स्पेस में शक्तिशाली ग्रेविटेशनल वेव्स बनने लगी। वो एक दूसरे के जितना करीब आते, ग्रेविटेशनल एनर्जी उतनी ज्यादा बनती। आखिरकार उनके बीच टक्कर हुई, जो यूनिवर्स की सबसे भीषण घटनाओं में से एक थी। इस टक्कर से बनने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स इंटरगैलेक्टिक स्पेस में बिखर गई और आखिरकार लाइगो ने उन्हें डिटेक्ट किया। एक ग्रेविटेशनल वेव को सुनना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सुनने की तरह है। अगर उसमें एक खास टोन होगी या खास वाइब्रेशन होगा तो आप उस इंस्ट्रूमेंट के साइज का अंदाजा लगा सकते हैं, वो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है और उसे कौन प्ले कर रहा है। लाइगो डिटेक्शन की सबसे कमाल की बात ये रही कि उससे हम उन ऑब्जेक्ट्स का मास मेजर कर पाए और ये भी कि टकराव कितनी जल्दी हुआ। तो इससे एक आइडिया लगा कि वो कितने डेंस थे और मॉडर्न फिजिक्स से हम ये कह सकते हैं कि वो एक ब्लैक होल था। पर सवाल ये है कि कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं गया। लाइगो से मिलने वाली जानकारी वाकई अनोखी है, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रेविटेशनल वेव्स ब्लैक होल से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज से आई जो बेहद रहस्यमयी है।